इस वीडियो में 1 घंटे के अंदर अंदर एक तो इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किए, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको मिलने वाले हैं एटलीस्ट 20 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स। सो जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करना बिकॉज सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So let's start with the definition of the electric current. Electric current is defined as total charge which is passing through any cross-sectional area per unit time. कहने का मतलब आसान भाषा में किसी भी एरिया में से 1 सेकंड में टोटल कितना चार्ज पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं करंट। ठीक है, सो टोटल चार्ज इसको डिवाइड कर देंगे कितने टाइम में पास हो रहा है। सो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से हम लिखते हैं I is equals to Q/T एंड यू मस्ट नो द SI यूनिट्स। जो करंट है इसको मेजर करते हैं एम्पेयर्स में, जो चार्ज होगा उसको कूलम में एंड टाइम होगा उसके SI यूनिट्स होते हैं सेकंड्स। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हियर यू मस्ट नो दैट जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंगली डिफाइन नहीं होती है, दैट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वो मानी जाती है जिस डायरेक्शन में लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। लेट्स से अगर एक पॉजिटिव चार्ज इधर टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है तो हम कहेंगे यस ये है करंट की डायरेक्शन। लेकिन नेगेटिव चार्ज के केस में उल्टा हो जाता है। लेट्स से अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है वो राइट की तरफ जा रहा है, देन वी से जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दीज आर द सिंबल्स फॉर वेरियस सर्किट एलिमेंट्स। जल्द से एक बार जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको देख लेते हैं बिकॉज आई नो ऑलरेडी आपको क्लियर होंगे सारे। ठीक है, फर्स्ट वन इज द सेल। मल्टीपल सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बैटरी। देन दीज आर द कीज। ये है ओपन की, इसमें करंट फ्लो दैट मीन्स नहीं कर रहा हुआ इस केस में। दिस इज क्लोज्ड की, अगर हम इसको इस तरह से लगा देंगे इट मीन्स जो सर्किट है उसमें करंट पास करना शुरू कर देगा। राइट, दिस इज द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक बल्ब। देन दिस इज अ रेजिस्टर। ये एक सिंपल रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू को हम चेंज यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन लेट्स से अगर रेजिस्टर की वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं देन वी यूज अ रियोस्टेट। दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज एमीटर, इसको हम यूज करते हैं टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एंड दिस इज द वोल्ट मीटर, इसको हम यूज करते हैं टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज ओहम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें ये बताता है कि मान लो आपके पास एक कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट पास कर रहा हो, ठीक है, तो उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर। सो V जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा I के ऊपर। इसको चेंज करके हम इस तरह से लिख देते हैं V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R। ओके, इस फॉर्मूला में जो V है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जो I है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड जो R है दैट इज द रेजिस्टेंस। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द ओहम्स लॉ। यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ दिस, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। इसमें 2-3 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज कि वोल्ट मीटर को छोड़कर कोई भी चीज को आपको पैरेलल में नहीं लगाना है। ठीक है, सिर्फ वोल्ट मीटर है आप देख रहे हो जो रजिस्टर के पैरेलल में लगा है, बाकी सभी चीजें एक दूसरे के साथ सीरीज में लगी हुई हैं, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे वो एमीटर है, चाहे वो की है, चाहे जो ये अलग अलग सेल्स हैं। ओके, सिर्फ वोल्ट मीटर पैरेलल में लगने वाला है। एंड सेकंड जो चीज़ है, यस वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो नेगेटिव ऑफ द बैटरी है इसको आपने कनेक्ट करना है टू द नेगेटिव ऑफ द एमीटर, सिमिलरली टू द नेगेटिव ऑफ द वोल्ट मीटर। ओके, सिमिलरली जो पॉजिटिव ऑफ द बैटरी है जो ये साइड है इसको आपने कनेक्ट करना है टू द पॉजिटिव ऑफ द एमीटर एंड सिमिलरली टू द पॉजिटिव ऑफ द वोल्ट मीटर। अगर आपने उल्टा कर दिया, मान लो मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भी ऐसे करता हूँ, यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, गलत हो जाने वाली हैं। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली ओहम्स लॉ को वेरीफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले आपने इस डायग्राम में जैसे जैसे हमने अलग अलग कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया है उस तरह से एक्चुअल में कनेक्ट कर लेना है। देन लेट्स से आपने सबसे पहले एक सेल को यूज किया, मान लेते हैं 1.5 वोल्ट्स का वो रहेगा। ठीक है, देन आपने क्या चेक करना है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे V जो ये वोल्ट मीटर है ये कितनी रीडिंग को शो कर रहा है, कितने वोल्ट्स यहाँ पर है, एंड सिमिलरली कितना करंट पास हो रहा है इस सर्किट के थ्रू। एंड बाय द वे एमीटर आप जहाँ मर्जी लगा दो, अगर मैं यहाँ भी लगाता हूँ तब भी मेरे पास सेम ही रीडिंग आएगी बिकॉज सीरीज में जो करंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। जितना करंट यहाँ से पास हो रहा है उतना यहाँ से पास करेगा, उतना यहाँ से पास करेगा, उतना ही इस रजिस्टर के थ्रू पास कर रहा होगा। ओके, सो इन दोनों की वैल्यू को आपने नोट करना है एंड एक ग्राफ के ऊपर उनको प्लॉट करना है। ग्राफ वाला काम वैसे बाद में होगा, सबसे पहले तो आप अलग अलग वैल्यूज को एक टेबुलर फॉर्म में नोट करोगे। सो मान लो ये वाली जो वैल्यू है ये फर्स्ट वैल्यू होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, इस सेल के साथ एक और सेल को यहाँ पे लगा लिया। तो लेट्स से अगर ये भी 1.5 वोल्ट्स का है, 1.5 वोल्ट्स का एक और सेल आपने यूज कर लिया, टोटल दैट मीन्स अब आप 3 वोल्ट्स को यूज कर रहे हो।
अब आप चेक करोगे कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हो रहा है एंड कितना करंट अब पास हो रहा है। ओके, देन दोनों वैल्यूज को, एस की वैल्यू एंड एस की वैल्यू को अगेन आप नोट कर लोगे। सिमिलरली एक और सेल को कनेक्ट करके देन आप दोनों की वैल्यूज को नोट कर लोगे एंड एट द एंड एक और सेल को आप कनेक्ट कर दोगे। 4 सेल्स हो चुके हैं। अब कितने वोल्ट्स दैट मींस आप यूज कर रहे हो? टोटल इज 6 वोल्ट्स नाउ। अब आप चेक करोगे कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है एंड कितना करंट पास हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी एंड जब आप उन सभी वैल्यूज को, ठीक है, करंट की वैल्यूज को, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज को प्लॉट करोगे एक ग्राफ के ऊपर, देन आपके पास वो जितने भी अलग अलग पॉइंट्स रहेंगे वो रफली किस तरह से होने चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। अगर ये सभी पॉइंट्स रफली एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाते हैं देन हम कहेंगे यस, जो ओहम का नियम है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो V है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस करंट, दैट मीन्स V को बढ़ाने पर I बढ़ रहा है, V को डबल करने के ऊपर जो करंट है वो भी डबल हो जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन ओवर हियर। इस टॉपिक के रिगार्डिंग ये एक प्रीवियस क्वेश्चन है। दिस इज द VI ग्राफ फॉर अ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ओके, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ? इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है? देखो आप देख रहे हो कि जो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर प्लॉट करे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पर सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। इससे हमको इस चीज का आइडिया लग रहा है कि हम आंसर देंगे दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट जो इस वायर के थ्रू पास कर रहा होगा। ठीक है, इसको पहले तो आप वर्डिंग की फॉर्म में लिख देने वाले हो एंड देन आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देने वाले हो कि जो V है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस I। देन आपसे पूछा गया ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच अ ग्राफ। अगर ऐसा ग्राफ आप ऑब्टेन करना चाहते हो तो उसके लिए एक सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम जो हमने अभी पढ़ा। दिस इज अ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द ओहम्स लॉ। आपके पास करंट गिवन है 0.35 एम्पेयर्स एंड आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है दैट इज 1.4 वोल्ट्स। अब जो ओहम्स लॉ है वो हमें कहता है V इज इक्वल्स टू IR, या फिर अगर R की वैल्यू हमने निकालनी हो हम इस तरह से निकाल सकते हैं V डिवाइडेड बाय I। इस क्वेश्चन में R ही कैलकुलेट करना है, सो हम लिखेंगे V बाय I विच इज 1.4 डिवाइडेड बाय 0.35। अब इसको आप इस तरह से कर लो, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास क्या आ जाने वाला है 140 डिवाइडेड बाय 35। अब इसको 7 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 7 5 आर 35 एंड यहाँ पे आ जाने वाला है 20 एंड 5 4 आर 20। इट मीन्स जो R है वो 4 ओहम्स का है। इस न्यूमेरिकल में आपके पास 3 अलग अलग मटेरियल्स के लिए एक VI ग्राफ दिया हुआ है एंड आपको इन तीनों मटेरियल्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। लेट्स सी किस मटेरियल की रेजिस्टेंस कम है, किसकी ज्यादा है। देखो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए किस मटेरियल में सबसे कम करंट फ्लो हो रहा है। इस वोल्टेज के लिए अगर मैं इस सेकंड मटेरियल की बात करता हूं तो आप देख रहे हो सिर्फ इतना करंट इसमें पास हो रहा है। इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है, एक्चुअली सबसे ज्यादा है इन तीनों में से। लेकिन अगर मैं तीसरे मटेरियल की बात करूंगा तो आप उतनी ही वोल्टेज के लिए आप देख पा रहे हो इसमें कितना करंट पास हो रहा है, इतना करंट पास हो रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब है इसकी जो रेजिस्टेंस है ये सबसे कम है जो थर्ड मटेरियल है। इट मींस इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है इस सेकंड मटेरियल की, सो R2 सबसे ज्यादा है, देन R1 एंड R3 जो है वो सबसे कम है। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको V एंड I की अलग अलग वैल्यूज गिवन है। आपसे पूछा गया यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ये कुछ इस तरह का बेसिकली दिखने वाला है। ओके, देन आपसे पूछा गया कि यू हैव टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। राइट, यूजिंग द ओहम्स लॉ हम लिख सकते हैं कि जो R है वो V डिवाइडेड बाय I है। बट ये हम इसीलिए कह पा रहे हैं बिकॉज ये सारी वैल्यूज एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रही थी। बिकॉज अगर लेट से जो ये वैल्यूज हैं एक कर्व की फॉर्म में होती, इस तरह से होती, तब जो ओहम का लॉ है ये इस मटेरियल के लिए ट्रू होता ही ना। सभी मटेरियल्स के लिए जो ओहम्स लॉ है वो ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं होता। देयर आर सर्टेन मटेरियल्स जिनके लिए जो ओहम्स लॉ है वो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। स्पेसिफिकली अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात कर लेता हूँ वो ओहम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, राइट। बट यहाँ बिकॉज स्ट्रेट लाइन आ रही है, इस वजह से हम इस फॉर्मूला को यूज कर पा रहे हैं R इज इक्वल्स टू V बाय I। सो इनमें से कोई भी वैल्यू को आप यूज कर सकते हो एंड इस रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो। सो इनमें से कौन सा देखो इजी रहने वाला है, यहाँ पे I जो है वो यहाँ 1 है, सो मैं इसको यूज कर लेता हूँ बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। 5 डिवाइडेड बाय 1, सो आपके पास कितनी आ जाएगी रेजिस्टेंस? 5 ओहम्स की। ओहम्स लॉ के ऊपर बेस्ड दो ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए हैं। फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है एंड यस कमेंट्स प्लीज ज्यादा से ज्यादा करना सो दैट ये वीडियो को और भी ज्यादा बूस्ट मिल सके, ये वीडियोस और भी ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में। सीरीज में हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, मान लो आपके पास पहला रेजिस्टर है ये, आपके पास जो दूसरा रेजिस्टर है वो ये है,
ठीक है। तो अगर इन दोनों रेजिस्टर्स को मैं सिंपली इस तरह से कनेक्ट कर देता हूं, तो हम कहते हैं कि उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। लेट्स से इन दोनों को एक बैटरी के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, दिस इज नेगेटिव ऑफ द बैटरी। ओके, इसकी रेजिस्टेंस है R1, इसकी है R2। ये दोनों रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है। सिमिलरली मान लो अगर आपको पैरेलल में कनेक्ट करना हो दो रेजिस्टर्स को, तो आपको कैसे करना पड़ेगा? मान लो एक रेजिस्टर ये है, तो दूसरा जो रेजिस्टर है हमारा उसको इस तरह से लेना पड़ेगा, एंड देन दोनों को कुछ इस तरह से दोनों का एक कॉमन पॉइंट लेके, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों का भी एक कॉमन पॉइंट लेके दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे? ये दोनों रेजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज के बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में करंट सेम रहता है। जितना करंट R1 में से पास हो रहा होगा उतना ही R2 में से पास हो रहा होगा। किसी मर्जी पॉइंट पे आप चेक कर लो, अगर यहाँ से आई करंट पास हो रहा है, R1 में से भी आई पास कर रहा होगा, यहाँ भी करंट आई रहेगा, R2 के थ्रू भी जो करंट पास हो रहा है वो भी आई होगा, एंड यहाँ से भी जो करंट पास हो रहा है वो आई ही रहने वाला है। लेकिन यस, पैरेलल में ऐसा नहीं होता। अगर मान लो यहाँ से आई करंट पास हो रहा है, तो ये यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। उसमें से कुछ पार्ट उसका I1 R1 में से पास कर रहा होगा, एंड उसका कुछ पार्ट जो I2 है वो R2 में से पास कर रहा होगा। Now let's see the derivation of the equivalent resistance for the resistors connected in the series. So तीन रेजिस्टर्स हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। तीनों की रेजिस्टेंस ऊपर लिखिए R1, R2, R3। तीनों के साथ वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है। बाकी सभी चीजें एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन करने से पहले आपको क्या सोचना है कि इन तीनों रेजिस्टर्स के लिए कौन सी चीज कॉमन रहने वाली है, करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज में एज ऑलरेडी टोल्ड करंट जो होता है वो सेम रहता है। अगर टोटल करंट जो आई है यहाँ से पास हो रहा है, तो R1 के थ्रू भी कितना करंट पास हो रहा होगा? आई। R2 में से भी कितना करंट पास हो रहा होगा? R3 में से भी कितना करंट पास हो रहा होगा? आई। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अगर लेट से टोटल जो है तीनों के अक्रॉस वो V वोल्ट का है। अब V जितना मर्जी हो सकता है, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर केस में 9 वोल्ट्स का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, पॉइंट A एंड पॉइंट B के अक्रॉस। तो मान लो अगर मैं सिर्फ R1 के ऊपर इस तरह से एक वोल्ट मीटर लगाता तो कितना रिजल्ट आता? क्या तब भी 9 वोल्ट्स आता? द आंसर इज नो, बहुत कम आएगा उससे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रहेगा कि मान लो अगर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 3 वोल्ट का है, मान लो यहाँ पर 2 वोल्ट का आ रहा है, 3 और 2 5, और बाकी इतना बच गया 4, वो 4 वोल्ट का कुछ यहाँ रहेगा। इस तरह से जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो स्प्लिट कर जाता है। इट मीन्स मान लेते हैं अगर यहाँ पे V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ V1 रहेगा, यहाँ V2 रहेगा, यहाँ V3 रहेगा, एंड यस जो V होगा वो तीनों का सम होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 रहेगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इनको यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपरली कि एक तो हमको ये पता लग गया कि जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होता है इन द सीरीज। अब अगर हम यूज करते हैं ओहम्स लॉ को, तो क्या मैं V को इस तरह से लिख सकता हूँ I मल्टीप्लाइड बाई R। सिमिलरली जो ये V1 है, राइट, V1 इज बेसिकली इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसमें से बिकॉज जो करंट पास हो रहा है वो I है, सो मैं V1 को कैसे लिख सकता हूँ? दिस I मल्टीप्लाई दिस रेजिस्टेंस R1। ठीक है, इन तीनों को यूज करके मैं ओहम्स लॉ यूज कर रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1। सिमिलरली V2 को हम लिख सकते हैं I मल्टीप्लाइड बाई R2, एंड V3 को लिख सकते हैं I मल्टीप्लाई बाई R3। I जो है वो कॉमन आ जाने वाला है, एंड दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाने वाला है, एंड आपके पास आपका रिजल्ट मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो आपको सभी रेजिस्टेंस को ऐड करके मिलती है। नेक्स्ट इज द डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। दिस इज द डायग्राम। अच्छा, पहले मैं डिफरेंस समझाता हूं कि यहाँ पे क्या आने वाला है। जो करंट है अब वो तीनों के लिए सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो करंट है वो स्प्लिट हो जाता है। मान लो अगर यहाँ से जो करंट पास हो रहा है, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ समझाने के लिए। मान लो वो 15 एम्पेयर्स का करंट है, एंड मान लो जो यहाँ से करंट पास हो रहा है वो है 5 एम्पेयर्स का, ठीक है। बाकी मान लो 7 एम्पेयर्स का करंट यहाँ से पास हो रहा है, 7 एंड 5 कितने हो जाने वाले हैं? 12, एंड बाकी का जो 3 एम्पेयर्स करंट है मान लो वो यहाँ से पास हो रहा है। कुछ ऐसा होने वाला है, टोटल जो करंट है 15 एम्पेयर्स का वो ऐसे अलग अलग 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाने वाला है। अच्छा, बाय द वे डिपेंड किस पे करेगा कि कितना यहाँ से पास होगा कितना यहाँ से, वो डिपेंड करने वाला है इन रेजिस्टर्स के ऊपर। जो जितना कम ओहम का रेजिस्टर होगा, जिसकी रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उसमें से उतना ज्यादा करंट पास करेगा। सिमिलरली जहां बहुत बड़ा रेजिस्टर लगा होगा जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उतना ही उसमें से कम जो करंट होगा वो पास करेगा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे
ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर तीनों की रेजिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है तो इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा। मान लो जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि 12 एम्पेयर का अगर टोटल करंट है एंड जो ये तीनों रेजिस्टर्स हैं ये तीनों इक्वल रेजिस्टेंस के हैं, जैसे मान लेते हैं जो ये वाला है ये 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, तो क्या होने वाला है 12 में से बिल्कुल इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 4 एम्पेयर्स यहाँ से पास हो जाएगा, 4 एम्पेयर्स यहाँ से पास हो जाएगा, 4 एम्पेयर्स यहाँ से पास हो जाएगा। बट बिकॉज हमें नहीं पता कि जो तीनों रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3 ये इक्वल रेजिस्टेंस के हैं या नहीं, इस वजह से सिंपली हम इनको I1 I2 एंड I3 से डिनोट करने वाले हैं। बट यस इन तीनों का सम जो होगा वो यहाँ पे I के इक्वल होने वाला है। तो यहीं से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसको, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पे I है, इसको यूजिंग द ओहम्स लॉ मैं कैसे लिख सकता हूँ, V इज इक्वल्स टू बिकॉज I R होता है, I कैन बी रिटन एज V डिवाइडेड बाई R। सो मैं इसको लिख रहा हूँ V डिवाइडेड बाई R। अच्छा इस I1 को हम कैसे लिख सकते हैं इसको देखते हैं। ये वाला है पहला रेजिस्टर, इसके लिए ओहम का जो लॉ है वो रहेगा V इज इक्वल्स टू I1 मल्टीप्लाइड बाई R1। सो I1 को मैं लिख सकता हूँ V डिवाइडेड बाई R1। आई एम राइटिंग I1 इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R1। सिमिलरली I2 होगा वो होगा V डिवाइडेड बाई R2, I3 रहेगा V डिवाइडेड बाई R3, कुछ इस तरह से। अब यहां से क्या कॉमन है ऑन द राइट हैंड साइड, तीनों में देखो आप देख रहे हो V कॉमन है, सो मैं V को कॉमन लेने वाला हूं इस तरह से एंड अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाने वाला है R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो V है एंड राइट हैंड साइड पे V वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आपके पास ओवरऑल रिजल्ट आने वाला है 1 बाई R इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सो आपके पास ये रिजल्ट आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जब रेजिस्टर्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। नाउ लेट्स अटेम्प्ट दिस PYQ। आप कितनी मैक्सिमम रेजिस्टेंस बना सकते हो 4 ऐसे रेजिस्टर्स को जोड़कर जिनकी रेजिस्टेंस कितनी है हाफ ओहम की गिवन है। अच्छा देखो इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैक्सिमम पूछी है तो आपको सीरीज में कनेक्ट कर देना है, बिकॉज सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपको मिनिमम पूछा होगा फिर आपको पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। ओके अब यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है मतलब ये सीरीज का एक क्वेश्चन है। सो आपके पास R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, दिस इज द फॉर्मूला। सो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होने वाली है, देखो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ ऐसे होने वाली है। सो मैं 4 बार हाफ को ऐड करने की बजाय क्या करूंगा 4 टाइम्स हाफ कर देने वाला हूँ एंड आपके पास रिजल्ट आने वाला है 2 2 4। सो R क्या आंसर आ जाने वाला है 2 ओहम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर यू, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, इनको देखते हैं। ये दोनों रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं पैरेलल में, पहले हम इन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं, इसकी बात बिल्कुल बाद में करने वाले हैं। ओके सो लेट्स से ये R1 है हमारा, ये है R2। सो 1 बाई R जो है वो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, राइट, ये दोनों बिकॉज पैरेलल में लगे हैं। सो 1 बाई R जो है वो कितना हो जाने वाला है 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 20 मीनिंग 2 बाई 20 या फिर 1 बाई 10। अब यहाँ पे 1 बाई R की वैल्यू कितनी आई है 1 बाई 10, इसका मतलब R कितना हो जाएगा 10 ओहम का, राइट। अब ये R जो है 10 ओहम है, इसका क्या मतलब है कि इन दोनों की जगह पे हम ऐसा मान सकते हैं कि सिंपली एक 10 ओहम का रेजिस्टर लगा हुआ है। इट मींस जो हमारा डायग्राम है उसमें पहले तो ये लगा ही हुआ है 10 ओहम का जो रेजिस्टर है, इन दोनों को बनाने की बजाय, इन दोनों को ड्रॉ करने की बजाय मैं ऐसे मान सकता हूं यहां पर भी एक 10 ओहम का रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट करके निकाली है। अब हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है, यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स हैं और दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे हुए हैं। सो आपका ओवरऑल जो आंसर होगा वो कितना हो जाने वाला है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 10 प्लस 10 कितना हो जाने वाला है 20 ओहम का। ओके सो दैट इज आंसर, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट की ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओहम की है। नेक्स्ट वन इज आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों ही 9 ओहम्स के हैं, तीनों की रेजिस्टेंस सेम है। उनको किस तरह से आप ज्वाइन करके 13.5 एंड 6 ओहम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना सकते हो। देखो ना तो मैं तीनों को सीरीज में लगा के इनमें से कुछ बना सकता हूँ, बिकॉज अगर आप सीरीज में लगा दोगे 9 9 9 ऐड होके 27 बनाएंगे, राइट, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर मैं तीनों को पैरेलल में भी लगा देता हूँ 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9 3 बाई 9 मतलब वो 1 बाई 3 हो जा रहा है, रेसिप्रोकल लेके 3 आंसर आएगा। ठीक है, तब भी कोई बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब इस केस में ना ही तीनों को सीरीज में लगाना है ना ही तीनों को एक साथ पैरेलल में लगाना है। और हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं आइए इसको देखते हैं। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज द सेकंड रजिस्टर, इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया एंड जो तीसरा रजिस्टर है उसको हम क्या करते हैं इसके साथ इस तरह से सीरीज में लगा देते हैं।
एक तो तरीका ये हो सकता है। अच्छा, बाय द वे 3 रेजिस्टर्स को एक साथ कनेक्ट करने का एक और तरीका हो सकता है कि जो 2 रेजिस्टर्स हैं, राइट, उनको हमने इस तरह से सीरीज में कनेक्ट किया एंड इनके पैरेलल में एक तीसरा रेजिस्टर इस तरह से हमने कनेक्ट किया हुआ है। ओके, एंड यहां से मैं इन दोनों का कॉमन पॉइंट ले लूंगा। अब हम इन दो जो केसेस हैं, इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखते हैं कि फर्स्ट केस में कितना आंसर आ रहा है एंड सेकंड केस में कितना आंसर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेबलिंग कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। ओके, अब देखो बिकॉज R1 एंड R2 एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों की ओवरऑल रेजिस्टेंस को हम इस तरह से एक नोटेशन दे देते हैं RP। P स्टैंड्स फॉर पैरेलल, सो 1/R1 प्लस 1/R2। ये दोनों 9 ओम्स के हैं, इसलिए 1/9 प्लस 1/9 कितना हो जाने वाला है? 2/9। अब 1/RP बिकॉज यहाँ पे 2/9 है, इसका मतलब RP कितना जाने वाला है हमारे पास? 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5 ओम्स। इट मीन्स जो ये R1 R2 एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हैं, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है? 4.5 ओम। इसका मतलब आप यहाँ पे R1 R2 को हटाकर अगर सिंपली इस तरह से एक 4.5 ओहम का एक रेजिस्टर भी लगा दोगे, तब भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, R1 R2 इसके इक्विवेलेंट है। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस डायग्राम को अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इन दोनों की जगह पे RP लिख दिया एंड इसके साथ आपके पास एक R3 यहाँ पे कनेक्टेड है। R3 को मैं ऊपर लिखता हूँ एंड ये है आपके पास 9 ओम का। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो आपका आंसर कितना जाने वाला है? R इज इक्वल्स टू RP प्लस R3, मतलब 4.5 प्लस 9 जो कि है 13.5 ओम्स। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर इन द फर्स्ट केस। देखो इस तरह से आप 13.5 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना सकते हो। अब सेकंड केस को देखते हैं। सबसे पहले लेबलिंग करेंगे इसकी भी। दिस इज R1, लेट्स से दिस इज R2, दिस इज R3। अब सबसे पहले बात करते हैं R1 R2 की। ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। इट मींस जो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसको हम RS लिख लेते हैं, लेट्स से। वो इक्वल होगी R1 प्लस R2 के, विच इज 9 ओम्स प्लस 9 विच इज 18 ओम। इसका मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके मैं सिंपली एक 18 ओम का रेजिस्टर इनके साथ लगा सकता हूँ। ठीक है, इनकी जगह पे। सो आई एम राइटिंग RS जो कि है 18 ओम का एंड नीचे R3 तो लगा ही हुआ इनके पैरेलल में। ठीक है, सो दिस इज R3 जो कि है 9 ओम्स का। अब आपका डायग्राम इस तरह से रिड्यूस होकर ये बन चुका है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं। अब इनकी हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, गेट द आंसर। सो आई एम राइटिंग 1/R इज इक्वल्स टू 1/18 प्लस 1/9। यहाँ पर अब 18 दोनों का एलसीएम है, तो आपके पास आ रहा है 1 प्लस 2, इट मीन्स 3/18। 1/R इज इक्वल्स टू 3/18 मतलब 1/6। तो आपके पास R कितना जाने वाला है? 6 ओम्स का। ठीक है, तो इस तरह से आप 6 ओम का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। पहले इसको विजुलाइज करते हैं, डेरिवेशंस की बाद में करेंगे। मान लो आपके पास सेम ही मटेरियल की दो अलग अलग वायर्स हैं, कॉपर ए कॉपर बी। अब दोनों कॉपर से बनी है, ए बी जस्ट इसलिए लिखा है बिकॉज लेंथ का दोनों में डिफरेंस है। ओके, अब इस केस में किस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? जो शॉर्ट वायर है या जो लेंथी वायर है, जो लॉन्ग वायर है? ऑब्वियसली जो लंबी वायर है इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा रहने वाली है। सो आई एम राइटिंग मोर resistance. Then let's compare these two wires. सेम मटेरियल है, बिल्कुल कॉपर से ही बनी हुई है, दोनों की लेंथ भी बिल्कुल सेम है। ओनली द डिफरेंस है कि जो ये वाली वायर है ये काफी थिन वायर है, जो सेकंड वायर है ये काफी थिक वायर है, वो मोटी तार है। ठीक है, दैट मीन्स जो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका डिफरेंस है यहाँ पे। ऐसे केस में किस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है? इसमें क्या होगा, जो थिन वायर रहने वाली है, पतली वायर होगी, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी। इट विल हैव हाई रेजिस्टेंस। इन द थर्ड केस अगेन आई हैव टू वायर्स, दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इक्वल है, मतलब दोनों की जो थिकनेस है वो भी सेम है। क्या इस केस में मैं ऐसा कह सकता हूं कि दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल रहेगी? द आंसर इज नो, बिकॉज इस केस में मटेरियल मैंने दोनों का अलग अलग कंसिडर किया है। हाँ, अगर ये भी बिल्कुल सेम मटेरियल रहता फिर तो दोनों की रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम रहती, बट यहाँ पे फर्स्ट वन इज कॉपर, सेकंड वन इज नाइक्रोम, एंड नाइक्रोम एक ऐसा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। सो इस केस में इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होने वाली है, बिकॉज इसका नेचर इस तरह का है। ये ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके फ्लो को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। ठीक है, रेजिस्ट से ही एक वर्ड बनता है कि इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। आई एम राइटिंग रेजिस्टिविटी
विटी। ठीक है, किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है एंड नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। इसी वजह से दोनों की चाहे सेम लेंथ सेम एरिया आपने कंसिडर किया है, सेम थिकनेस कंसिडर किया है, लेकिन स्टिल दोनों की रेजिस्टेंस में डिफरेंस आने वाला है। अब इस चीज़ की डेरिवेशन को देखते हैं। लेट्स से जो ये मटेरियल है इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर। फर्स्ट केस में हमने देखा जिस वायर की लेंथ ज़्यादा होती है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। सो आई एम राइटिंग आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के ऊपर। सेकेंड केस में हमने देखा कि जो एरिया होगा उसके साथ रेजिस्टेंस का उल्टा रिलेशन है। जिस वायर का एरिया कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जिस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होने वाली है। एरिया के साथ इट मीन्स रेजिस्टेंस का उल्टा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, जो रेजिस्टेंस होती है वो एरिया के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। 1/a हम लिख रहे हैं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये गलत हो जाने वाला है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये होने वाला है कि एरिया ज़्यादा होगा तो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ इसका उल्टा रिलेशन है, इसलिए आई एम राइटिंग 1/a। अब इन दोनों रिलेशनशिप्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर जो है वो प्रोपोर्शनल है L/A के। ठीक है, लेकिन स्टिल यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, हमको चाहिए इक्वलिटी। आर इज इक्वल्स टू किस चीज़ की इक्वल आने वाला है, वैसा लिखने के लिए हमको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए होता है, जो कि यहाँ पे क्या है, रो। ठीक है, बाकी का पार्ट इसी तरह से रहने वाला है L/A। यहाँ पे रो जो होता है दैट इज रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। दिस इज अ PYQ। इसको देखते हैं। एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उसकी लेंथ स्मॉल l, एरिया उसका कैपिटल A एंड उसकी रेजिस्टेंस गिवन है R। इसका मतलब R को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R इज इक्वल्स टू रो L/A। एंड एक और कंडक्टर है जो सेम मटेरियल से बना है, इसका मतलब उसकी भी रेजिस्टिविटी सेम है, रो है। उसकी रेजिस्टेंस भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, बिल्कुल सेम है, आर ही गिवन है। ठीक है, इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस भी सेम है। तो मैं इसी इक्वेशन में एक साथ ही उसको इक्वेट कर देता हूँ। आर इज इक्वल्स टू रो एंड लेंथ की जगह मैं उसको लिख रहा हूँ 2l, बिकॉज दूसरे कंडक्टर की लेंथ डबल है एंड एरिया हमें नहीं पता। तो आई एम राइटिंग a डैश, जिसकी वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखो, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/a इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई a डैश। एंड नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आपके पास आंसर आ रहा है a डैश इज इक्वल्स टू 2a। इट मीन्स जो सेकंड कंडक्टर है उसका एरिया फर्स्ट के कंपैरिजन में डबल है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट PYQ। बाय द वे, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, होप सो कि जो ये हमारा और आपका छोटा सा चैनल है जल्द से जल्द एटलीस्ट 7.58 के सब्सक्राइबर्स का जो मार्क है वो जल्द से जल्द क्रॉस कर ले। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस न्यूमेरिकल। एक 6 ओम्स की रेजिस्टेंस वायर है जिसको उसी के ऊपर फोल्ड करके हमने डबल कर दिया। अब देखो, बेसिकली लेट्स से आपके पास कुछ इस तरह की वायर थी जिसकी लेंथ थी लेट्स से L, उसका एरिया था A। अब आपने उसको क्या किया, इस तरह से हाफ में लेट्स से, ठीक है, इतना पार्ट इस तरह से यहां से बेंड किया एंड उसको फोल्ड करके उसी के ऊपर इस तरह से लगा दिया। एक वायर को उसी के ऊपर फोल्ड करके उसको डबल कर दिया। इससे क्या हुआ, एक तो उसकी लेंथ पहले के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी एंड उसका एरिया देखो, अगर पहले A था, अब जो इसका एरिया है वो पहले से डबल हो जाएगा, 2a हो जाने वाला है। एक चीज अगर हाफ हो रही है दूसरी चीज उसकी डबल हो जा रही है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस में उसके क्या डिफरेंस आने वाला है ये हमको देखना है। सो लेट से मान लेते हैं जो पहला केस था, ओरिजिनल हमारी वायर थी उसकी रेजिस्टेंस थी R, जिसको हमने लिखा R इज इक्वल्स टू रो L/A। अब अगर हमने उसको बेंड कर दिया, उसको फोल्ड कर दिया उसके ऊपर, लेट से उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम R डैश मान लेते हैं। अब जो R डैश है वो कितना होगा, R डैश इज इक्वल्स टू रो तो वही रहने वाला है बिकॉज ये तो डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर के ऊपर। ठीक है, लेंथ उसकी हो जाएगी हाफ, सो आई एम राइटिंग L/2 एंड एरिया की जगह पे हम लिखने वाले हैं 2a। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, रो L/4a। ओके, R डैश है यहाँ पे, so I'm writing R dash is equals to, this is 1/4 basically, isn't it? So I'm writing 1/4 multiplied by जो ये चीज़ है रो L/A, इसको मैं लिख रहा हूँ रो L/A। अब आप इस चीज़ को देखो, रो L/A, क्या ये R नहीं है, isn't it? ये हमारी ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। so इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, R से। इस सारे पार्ट को इरेज करके मैंने लिख दिया R। हमारे पास देखो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप आ चुका है, R डैश जो है वो R/4 के इक्वल है। ठीक है, इट मींस जो न्यू रेजिस्टेंस है वो पहले के कंपैरिजन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन का 1/4 पार्ट है, 4 गुना कम हो जाने वाली है। अब क्वेश्चन में हमको गिवन है ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस थी वो 6 है, इसका मतलब R की वैल्यू हमें गिवन है 6 ओम्स थी। तो
तो आर डैश जो होगा वो इसका 1/4 पार्ट होने वाला है, तो इसका मतलब 3/2, इसका मतलब 1.5 ओम्स। दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में दो मटेरियल्स की जो रेजिस्टेंसेज हैं उनकी रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है। दोनों की लेंथ आपको गिवन है, दोनों का जो रेडियस है वो आपको गिवन है। सो R1/R2, ठीक है, रेशियो गिवन है, इट मीन्स हम डिवाइड करेंगे। देखो फर्स्ट के लिए कितना हो जाने वाला है, R इज इक्वल्स टू रो L/A जो कि आपको गिवन है। सो L एंड A मैं पुट कर रहा हूँ, रो दोनों के लिए सेम है, तो वो तो देखो वैसे ही हमको पता है कैंसिल आउट हो जाने वाला है। मटेरियल बिकॉज बिल्कुल सेम है, दोनों ही जो रॉड्स हैं वो कॉपर की हैं। ओके, एल एंड ए को देखते हैं। लेंथ है फर्स्ट के केस में 30 सेंटीमीटर्स, एंड जो एरिया रहेगा वो कितना है, रेडियस गिवन है आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो एरिया आपके पास कैसे आएगा, अगर आपको सर्कल का रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर तो इसका एरिया निकालने के लिए आप यूज करोगे πr²। इसका मतलब पाई मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 पाई। तो दिस इज द एरिया ऑफ द दिस सर्कल। इट मींस दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फर्स्ट वायर या जो फर्स्ट रॉड है। सिमिलरली सेकंड के केस में देखो कितना जाने वाला है, लेंथ है उसकी 10 सेंटीमीटर्स, आई एम राइटिंग 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया। इसके केस में कितना हो जाएगा, अगर उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया होगा पाई इंटू R², मतलब सिंपल पाई ही हो जाने वाला है। सो आई एम राइटिंग पाई। अब जो भी चीजें कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट करेंगे। लेट्स सी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास क्या आ जाने वाला है, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब R1 एंड R2 की रेशियो जो है वो 3:4 के इक्वल है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। एक वायर है, 0.01 सेंटीमीटर्स उसका रेडियस है। 0.01 सेंटीमीटर्स का मतलब है 1/100 सेंटीमीटर, है ना। अभी फिलहाल सेंटीमीटर्स में, हमको चाहिए मीटर्स में, ऐसे यूनिट्स लेंथ के होते हैं मीटर। इसका मतलब 1/100 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 100 से फिर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज आने वाली है। इसका मतलब 1/10,000 मीटर, ठीक है। एंड क्वेश्चन में आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है एंड जो रेजिस्टिविटी है वो क्वेश्चन में गिवन है। आपको कैलकुलेट क्या करने को बोला गया, लेंथ ऑफ द वायर। अब आर का फॉर्मूला हमें पता है, आई एम राइटिंग आर इज इक्वल्स टू रो L/A। यहां से लेंथ कितनी आ जाने वाली है, R मल्टीप्लाइड बाई A डिवाइडेड बाई रो। अब इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है। लेट्स सी, L इज इक्वल्स टू R जो है 10 मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया आप देखो पाई इंटू R², पाई मल्टीप्लाइड बाई R का स्क्वायर जो है वो 1/10,000 का स्क्वायर है। 10,000 डिनोमिनेटर में, इस वजह से 10,000 का स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में आने वाला है, 10,000 का स्क्वायर। अच्छा, इसको पहले ही थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, 10,000 का स्क्वायर लिखने की बजाय, बिकॉज जो 10,000 है उसमें है 4 जीरोस, तो 10,000 का मतलब है 10⁻⁴ एंड इसका स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सपोनेंट्स में जब इस तरह से होता है, एक पावर है उसके ऊपर फिर से एक पावर है, एक्सपोनेंट के ऊपर फिर से एक एक्सपोनेंट है, तब ये दोनों जो पावर्स होती हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं, राइट। दैट मीन्स 10⁸ हो जाने वाला है। सो इसको इस तरह से लिखने की बजाय हम सिंपली इसको किस तरह से लिख लेते हैं, 10⁸ एंड डिनोमिनेटर में एक और चीज है, दैट इज द रेजिस्टिविटी विच इज 50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8। दिस इज 0 बाय द वे। अब देखो 10⁻8 10⁻⁻8 वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, एंड 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, एंड L की वैल्यू कितनी आ जा रही है, पाई डिवाइडेड बाई 5। पाई डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 3.14 डिवाइडेड बाई 5, इसकी डिवीजन करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.628। अच्छा, बाय द वे अगर डायरेक्ट इसकी डिवीजन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेट्स से कई लोगों को डेसिमल्स में, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट 6.28 डिवाइडेड बाई 10 बन जाए। अब यहाँ पर एक जीरो है, इसलिए जो डेसिमल है वो एक प्लेस से यहाँ पे शिफ्ट हो जाने वाला है, एंड आपका आंसर कितना बन जाने वाला है, 0.628 यूनिट्स मीटर्स। जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया इसी के जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन ये है, ये आपके लिए, ये आपको खुद से करना है। दिस इज द 4th क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। पावर जिसको हम मेजर करते हैं इन द वॉट। देखो ये क्या होती है, लेट्स से आपके पास एक एलईडी बल्ब है जो कि मान लेते हैं, लेट्स सपोज वो है 12 वॉट का। ओके, अब इस 12 वॉट का मतलब क्या है कि वो हर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, 12 जूल डिवाइडेड बाई सेकेंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, बिकॉज जो पावर होती है वो यही चीज होती है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस कितने टाइम में, ठीक है। तो 12 वॉट का मतलब है हर 1 सेकंड में वो चीज 12 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रही होगी।
पावर के रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कई बार इस तरह से पूछे जाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, या उसको डिफाइन कर दो एंड उसकी जो यूनिट्स हैं वो बता दो। तो इसको डिफाइन इसी तरह से किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि कंज्यूम हो रही है पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितने टाइम में मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इसी तरह से इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम, एंड इसकी जो यूनिट्स होती हैं दे आर वॉट। अब देखो जो ये पावर है इसको मैथमेटिकली बहुत अलग अलग तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे जो एनर्जी कंज्यूम्ड है मैं इसको वर्क डन भी लिख सकता हूँ कि जो सप्लाई है वो कितना वर्क डन कर रही होगी, राइट, इसको चलाने के लिए। इट मीन्स पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। सिंपली मैं इसको W लिख दूं इस तरह से, ओके। अब जी यहाँ पे W है, क्या हम इसको भी किसी और वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? द आंसर इज यस, बिकॉज जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तो हमने देखा था इसको किस तरह से लिखा जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस तरह से। तो यहां से हम W की वैल्यू निकाल सकते हैं V मल्टीप्लाइड बाई Q, एंड SW की वैल्यू को हम यहां सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, पावर का एक और रिलेशन हमारे पास आ जाने वाला है, पावर इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइडेड बाई T। ठीक है, so इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर जो ये Q है डिवाइडेड बाई T है, ये क्या हो जाएगा कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। यार ये तो करंट होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल्स टू Q बाई T। इसका मतलब पावर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। पावर को एक्सप्रेस करने का एक ये मेथड बन जाता है, पावर इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाई Q बाई T की जगह मैं सिंपली I लिख रहा हूँ, पावर इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाई I। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके बन सकते हैं यूजिंग द ओहम्स लॉ, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं V की जगह पे IR लिख देता हूँ तो पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाने वाला है, IR मल्टीप्लाइड बाई I। इसका मतलब I स्क्वेयर R, एक पावर का रिलेशन ये बन जाएगा। एंड लेट्स से अगर हम ओम्स लॉ को ही यूज करके यहाँ से I को रिप्लेस कर दें, जैसे V इज इक्वल्स टू IR होता है ना, तो I को लिख दें V डिवाइडेड बाई R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाने वाला है, पावर इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाई I की जगह मैं लिख रहा हूँ V डिवाइडेड बाई R। तो ये हो जाने वाला है V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई R। तो आप देख रहे हो आपके पास एक ही चीज को एक्सप्रेस करने के अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, सो जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम चूज करेंगे कि इनमें से पावर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी दिस न्यूमेरिकल। एक टॉर्च बल्ब है विच इज रेटेड एट 5 वोल्ट्स एंड 500 मिली एम्पेयर्स। अच्छा, रेटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये टॉर्च बल्ब है ये 500 मिली एम्पेयर्स तक के करंट को इजीली विदस्टैंड कर सकता है। अगर करंट इसके थ्रू जो पास हो रहा है वो इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाए, इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, देन देयर आर हाई चांसेस कि जो ये टॉर्च बल्ब है ये खराब हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज उसको ये सहन नहीं कर पाने वाला है। सिमिलरली 5 वोल्ट्स के ऊपर वो रेटेड है, इट मीन्स प्रॉपरली वो 5 वोल्ट्स को चाहिए अच्छे से अपनी फुल लेट से ब्राइटनेस पर चलने के लिए। अगर आप उसको 5 वोल्ट से कम पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, 2 वोल्ट्स 3 वोल्ट्स, तो उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो बहुत कम होने वाली है। एंड लेट से अगर इससे ज़्यादा आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, देन अगेन देयर आर चांसेस कि वो खराब हो सकता है। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट दिस इज रेटेड 5 वोल्ट्स एंड 500 मिली एम्पेयर्स। अब आपको कैलकुलेट करनी है उसकी पावर। जो पावर रहती है दैट इज V मल्टीप्लाइड बाई I, राइट। सो यहाँ पे V को जस्ट आपको I से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। 5 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाई 500 मिली एम्पेयर, मिली मीन्स 10 रेज़ टू पावर -3। ओके, एंड यू विल गेट द पावर। आपके पास को कितना होने वाला, 5 5 आर 25, 10 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -3, मतलब 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 वॉट। 10 रेज़ टू पावर -1 का मतलब है ये 1/10 है। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 वॉट। सो हम इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, पावर जो है उस बल्ब की वो है 2.5 वॉट। सेकंड क्वेश्चन में आपने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखो किस फॉर्मूला में प्रेजेंट होती है, एक तो यहाँ, एक है यहाँ पर, एंड आपको I भी क्वेश्चन में गिवन है एंड V भी गिवन है। दोनों ही चीजें आपको पता है, 5 एंड 500 मिली एम्पेयर्स। सो बेसिकली वैसे तो हम दोनों ही फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट कि कौन सा इजी रहने वाला है। देखो जो करंट है वो 500 मिली एम्पेयर है, ठीक है, इसको 10 रेज़ टू पावर -3 करेंगे तो वो थोड़ा सा मे बी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए हम इसमें इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। वैसे आंसर आपका इससे भी आ जाने वाला है, बट शायद थोड़ा सा लेंथी चल जाने वाला है इससे, ठीक है। सो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R।
यहाँ पे R आपको कैलकुलेट करना है, सो आई एम राइटिंग R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। सो R कितना हो जाने वाला है, देखो V का स्क्वायर जो है दैट इज 5 का स्क्वायर मतलब 25 एंड डिवाइडेड बाई P जो है 2.5। 25 को आपको डिवाइड कर लेना है 2.5 से, बेसिकली कितना आ जाने वाला है 10 ओहम्स, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, 2.5 है, इसको 25 बाई आपने 10 कर लिया, यहाँ पे कितना बन जाने वाला है 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 25 एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास कितना आंसर आ रहा है 10 ओम, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है एनर्जी कंज्यूम्ड अगर आप इस बल्ब को टोटल 2.5 घंटे के लिए यूज करते हो। अब देखो जो 2.5 आवर्स आपके पास गिवन है, इसको पहले आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऐसे यूनिट्स टाइम के होते हैं सेकंड्स। तो 2.5 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएंगे मिनट्स एंड देन फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास सेकंड्स आ जाने वाले हैं। अच्छा यहाँ पे पहले आप S0 से इस पॉइंट को हटा दो इस तरह से, राइट। 25 मल्टीप्लाइड बाई 6 ये कितना हो जाने वाला है, और 6 5 आर 30 एंड 150 आपके पास आ जाएगा, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स एंड देन 15 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 90 होता है एंड 2 जीरोज यहाँ पर हैं, सो आपके पास इतने सेकेंड्स हो जाने वाले 9000। तो जो 2.5 आवर्स हैं इसका मतलब है 9000 सेकेंड्स के लिए आप इस बल्ब को यूज कर रहे हो। अब इसको सॉल्व करते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड आपको कैलकुलेट करनी है, तो पावर जो होती है दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम, यहां से आप ई निकाल सकते हो, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ओके। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, देखो ई इज इक्वल्स टू कितनी पावर है उसकी 2.5 वॉट्स, आई एम राइटिंग 2.5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो है 9000 सेकेंड्स, ओके। अगेन पॉइंट से आप एक जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो एंड 9 से आपको मल्टीप्लाई करना है 25 को, 25 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 9 5 45, 9 2 18 एंड 4 22 225, तो आपके पास एनर्जी आ जा रही है 22500 यूनिट्स क्या रहने वाले हैं एनर्जी के, जूल, ठीक है। इतनी एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है टोटल 2.5 घंटे में। इस क्वेश्चन के जैसा न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर चुके हैं इस वीडियो में, ये क्वेश्चन भी आपके लिए खुद से आपको सॉल्व करना है, दिस इज द 5th क्वेश्चन फॉर यू। नाउ लेट्स ट्राई दिस न्यूमेरिकल। दो बल्ब्स हैं, एक है 100 वॉट का, एक है 60 वॉट का, उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है विद सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट्स। पहले इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट बल्ब, दिस इज द सेकंड बल्ब, दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया विद द 220 वोल्ट्स की सप्लाई, 220 वोल्ट्स, ओके। अब यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है कितना करंट पास हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है थ्रू बोथ ऑफ दीज बल्ब्स, ओके। देखो आपके पास दोनों की जो पावर है वो गिवन है 100 वॉट एंड 60, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये है 100 वॉट का बल्ब एंड ये है 60 वॉट का बल्ब, एंड दोनों के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है 220 वोल्ट्स। पैरेलल में दोनों के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिल्कुल सेम रहता है, तो इधर भी ये 220 वोल्ट्स रहने वाला है, इसके लिए भी ये 220 वोल्ट्स ही रहने वाला है। अब P जो होता है दैट इज इक्वल टू V इंटू आई, सो आई हम कैलकुलेट कर सकते हैं P डिवाइडेड बाई V। सो इस फॉर्मूला को यूज करके हम आंसर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखो पहले फर्स्ट बल्ब के लिए I इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई V, सो P है हमारा 100 वॉट एंड जो V है दैट इज 220 वोल्ट्स, आई एम राइटिंग 220 वोल्ट्स। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 5/11 बन जाने वाला है, 5/11 एम्पेयर्स। इसको अगर आपने पूरा सॉल्व करना है देन डेसिमल्स में आप इसको देख लेते हैं कितना बनते हैं 0.50, सो 11 4 आर 44, 6 बच जाने वाला है, फिर 11 5 आर 55, रफली 0.45 एम्पेयर्स के आसपास ही आने वाला है। सिमिलरली जो ये सेकंड बल्ब है इसके लिए I इज इक्वल्स टू, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। देखो पावर है इसकी 60 वॉट एंड 220 वोल्ट्स, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये बन जाएगा 3/11 एम्पेयर्स। ये कितना आ जाने वाला है डेसिमल्स में 0.30 है, सो 11 2 आर 22, 8 बच जाएंगे, सो 80, 11 7 आर 77, सो रफली इतना 0.27 एम्पेयर्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम एक सिंपल सा केस लेने वाले हैं, मान लो आपके पास एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है एंड इसमें से आप करंट पास कर रहे हो, देखो इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, दिस इज पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, दिस इज नेगेटिव ऑफ द बैटरी, सो करंट की डायरेक्शन को हमने शो कर दिया इसके ऊपर, राइट। अब लेट्स से टी टाइम के लिए हमने आई करंट पास करा है इस सर्किट में से, तो कितनी हीट यहाँ पे डिसिपेट होगी ये हमको कैलकुलेट करना है। और इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द फॉर्मूला पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम, हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है। लेट्स से इस टाइम को अगर मैं पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास एनर्जी कंज्यूम्ड का एक फॉर्मूला बन जाता है कि एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है जो ये रेजिस्टर है दैट इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
एंड पावर को v इंटू आई भी लिख सकते हैं. सो पावर की जगह पे अब मैं लिख रहा हूँ v इंटू आई, एंड जो t है ऐसे ही आ जाने वाला है. सो एनर्जी कंज्यूम्ड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इंटू आई इंटू टी. जो ये रजिस्टर है ये टोटल इतनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है. अब देखो जितनी भी ये एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है उसको किस तरह से ये डिसिपेट कर रहा होगा, ओनली इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. दैट मीन्स जितनी एनर्जी कंज्यूम करी उतनी ही एनर्जी को उसने डिसिपेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो इसको सिंपली हम H से लिख देने वाले हैं, दिस इज हीट एनर्जी डिसिपेटेड. अब H जो है वो कितनी आ जाने वाली है, v इंटू आई इंटू टी. ठीक है, जितनी एनर्जी कंज्यूम करी उतनी ही उसने डिसिपेट कर दी है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला तो ये बन जाने वाला है हीट एनर्जी डिसिपेटेड का. इसको एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं यूजिंग द ओम्स लॉ. जो ये v है इसको I इंटू आर लिखा जा सकता है. तो जो H है देखो वो क्या बन जाने वाला है, I इंटू आर एंड मल्टीप्लाइड बाई I इंटू टी उसके साथ है. तो आपके पास क्या रिलेशन बन जा रहा है, I का स्क्वायर हो जाने वाला है बिकॉज 2 टाइम्स है, एंड R इंटू टी. तो H का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है एक और I का स्क्वायर एंड R इंटू टी. जो ये फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है H का. हीट एनर्जी डिसिपेटेड इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R T. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जो नीचे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यही इसका एक्सप्रेशन बनता है. लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. टोटल चार्ज गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है. कैलकुलेट करना है आपको हीट जनरेटेड. आई स्क्वायर आर टी को नहीं यूज करेंगे बिकॉज रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, राइट. हम यहाँ पे यूज करेंगे H इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी, बिकॉज हमें V गिवन है 40 वोल्ट्स, हमें करंट ऑल दो गिवन नहीं है बट हमें चार्ज भी गिवन है और टाइम भी गिवन है. सो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमको करंट गिवन है एंड टाइम तो वैसे ही हमको गिवन है. एंड यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए हमें करंट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है कि मैं देखूं कि टोटल कितना चार्ज कितने टाइम में पास हो रहा है, बिकॉज जो आई रहता है दैट इज कितना चार्ज कितने टाइम में पास हो रहा है. देखो आई को मैं यहीं अगर मैं इस तरह से रिप्लेस कर देता हूँ तो टी सी टी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाने वाला है. इट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या बच जाएगा, H इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू. अब जो भी गिवन है इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड आंसर को हम कैलकुलेट करते हैं. H इज इक्वल्स टू V जो है हमारा 40 वोल्ट्स का एंड चार्ज है टोटल 96,000 कूलम का. ओके, सो टोटल कितनी जीरोज हैं यहाँ पे, एक इधर 3 इधर, टोटल 4 जीरोज आर देयर. सो 1 2 3 एंड 4 एंड 96 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट द आंसर. 4 6 आर 24 एंड 9 4 आर 36 एंड 2 इज कैरी. सो 384000. इतने जूल एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, जनरेट हो रही है. इसको अगर आप चाहते हो यहाँ छोड़ सकते हो या फिर यस आप क्या कर सकते हो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में रख सकते हो, राइट. आई होप आपको ऑलरेडी क्लियर होगा इसको किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करते हैं. हमें अगर डेसिमल यहाँ चाहिए 3.84 तो कितनी 10 रेज टू पावर हमको लिखनी पड़ेगी. देखो 4 तो जीरोज ही हैं, फिर 2 डिजिट्स ये भी हैं, दैट मीन्स 10 रेज टू पावर 6 जूल. ठीक है, लेट्स ट्राई दिस प्रीवियस इक्वेशन. इसमें आपको रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम की, आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 6 वोल्ट्स का, एंड आपके पास टाइम गिवन है 10 सेकंड्स का. करंट हमें यहाँ पे डायरेक्टली गिवन नहीं है बट उसको भी अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं यूजिंग द ओम्स लॉ, राइट. कैलकुलेट आपको करनी है हीट डिसिपेटेड. अब हीट डिसिपेटेड के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं या तो V इंटू आई टी या I स्क्वायर आर टी, दोनों में ही हमको करंट की रिक्वायरमेंट तो पड़ने ही वाली है. तो पहले कैलकुलेट हम करंट को ही कर लेते हैं, ठीक है, यूजिंग द ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू आई इंटू आर. आई क्या बन जाने वाला है, V डिवाइडेड बाई आर. सो V जो है वो 6 है, R जो 5 है, इसको डिवाइड करते हैं 5 1 5 एंड 2, सो 1.2 करंट है. सो एम्पेयर्स में होने वाला है. ये हमारा करंट आ चुका है 1.2 एम्पेयर्स. अब हम क्या कर सकते हैं, हीट डिसिपेटेड को इजीली निकाल सकते हैं. हीट डिसिपेटेड इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी. हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर हम चाहें, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. दोनों से सेम ही रिजल्ट आने वाला है. सो V जो है दैट इज 6, I है 1.2 एंड जो T है दैट इज 10. इस पॉइंट को इस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये पॉइंट हट जाने वाला है, ये जीरो हट जाने वाली है. आपके पास क्या बच गया, 12 मल्टीप्लाइड बाई 6. सो जो हीट डिसिपेटेड है या हीट जनरेटेड है दैट इज 72 यूनिट्स क्या होने वाली है यहाँ पे, जूल. 72 जूल्स ऑफ हीट इज डिसिपेटेड. एक इलेक्ट्रिक केटल है, उसकी पावर हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2 किलोवाट एंड टोटल टाइम जितने टाइम के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 घंटे के लिए इसको यूज कर रहे हैं. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर एज वेल एज इन द जूल. देखो किस तरह से हम करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे. अगर हमें किलोवाट आवर में चाहिए टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, पावर अब जो रहती है दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम. यहां से एनर्जी कंज्यूम्ड को हम लिख सकते हैं
पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब देखो जो पावर है उसको मैं किस तरह से लिखने वाला हूं, इसी तरह से 2 किलोवाट, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे 2000 की फॉर्म में। द रीजन बीइंग बिकॉज हमको आंसर किलोवाट आवर में चाहिए, तो इसको ऑलरेडी हमने देखो किलोवाट आवर में ही रखा हुआ है, सो नो नीड टू कन्वर्ट इट इन एनी वे। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम हमें घंटे में गिवन है, राइट। एंड क्या इसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी? द आंसर इज नो, बिकॉज किलोवाट आवर में जब हम रख रहे हैं तो यहाँ पे घंटा ही है। ठीक है, इसको हम आवर में ही रखेंगे, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो डायरेक्टली इसको इसी वे में हम लिखने वाले हैं, टोटल 2 आवर्स, 2 2 जार 4 एंड आपके पास किलोवाट आवर। इस तरह से इसका आंसर आ जाने वाला है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन है। सिमिलरली अगर हमको सेकंड जूल में कन्वर्ट करना है, फिर हमको ऐसे यूनिट्स में हमको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 किलोवाट है, किलो का मतलब होता है 1000, सो ये हो जाने वाला है 2000 वाट। सिमिलरली इसको हमको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, इतने सेकंड्स। सो एनर्जी का फॉर्मूला वही रहने वाला है, जस्ट डिफरेंस आएगा यूनिट्स में। पावर हम लिखेंगे इस बार 2000 वाट, मल्टीप्लाइड बाय टाइम हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स। टोटल जीरोस पहले देख लेते हैं कितनी है, 3 4 एंड 5, तो 10 रेज टू पावर 5 एंड 2 2 जार 4 एंड 6 6 जार 36। ओके, 4 को 36 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 6 जार 24, 4 3 जार 12 एंड 144 आपके पास आ जाने वाला है। दिस इज द आंसर, 144 इंटू 10 रेज टू पावर 5 एनर्जी है जूल्स में। ठीक है, एंड अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डेसिमल को इधर ले आओ, 1.44, और यहाँ पे कितनी हो जाने वाली पावर 7, सो 1.44 इंटू 10 रेज टू पावर 7 जूल। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बस अपनी तरफ से इतना काम कर देना, इस वीडियो को एक तो लाइक जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ एटलीस्ट 1 2 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, सो दैट ये वीडियो और भी लोगों के पास, और भी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके, और हमारा चैनल जल्द से जल्द एटलीस्ट 8K सब्सक्राइबर्स का जो मार्क है उसको क्रॉस कर सके। एट द वेरी एंड ये क्वेश्चन आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन की तरह है, बिकॉज इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं सभी यूज हो रहे हैं। लेट्स सी, देयर इज अ लैंप जिसकी रेजिस्टेंस आपको गिवन है 20 ओम। इसके साथ एक कंडक्टर जुड़ा हुआ है जो कि है 4 ओम्स का, एंड यहाँ पे एक बैटरी है आपके पास 6 वोल्ट्स की। फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करने को बोला गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप देखोगे कि 4 ओम्स का ये है एंड 20 ओम्स का आपके पास ये लैंप जुड़ा हुआ है। दोनों यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है। इट मींस टोटल जो रेजिस्टेंस होगी वो किस तरह से आने वाली है, R1 प्लस R2 करके। इट मींस 4 ओम्स प्लस 20 ओम, आपका आंसर कितना आने वाला है 24 ओम। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया कि कितना करंट फ्लो हो रहा होगा इस पूरे सर्किट में। इसके लिए हम यूज करने वाले ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। अब देखो V आपके पास है 6 वोल्ट्स, राइट, सो 6 इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 24। तो जो I है वो कितना आ जाने वाला है आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 24, 6 1 6, 6 4 24, सो 1/4। इसको आप डेसिमल में लिख लो 0.25 एम्पेयर्स। तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का 0.25 एम्पेयर। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस लैंप एंड अक्रॉस दिस कंडक्टर। पहले चलो इसमें कैलकुलेट करते हैं कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 6, इट मींस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा प्लस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा, राइट, दोनों का सम जो होगा वो इसके इक्वल आना चाहिए, 6 के इक्वल आना चाहिए। नाउ लेट्स सी, 20 ओम्स है इसकी रेजिस्टेंस, इसके थ्रू करंट कितना पास कर रहा है ये हमें पता है। सो इसके लिए अगर मैं ओम्स लॉ यूज करता हूं V इज इक्वल्स टू I इंटू R, एंड यहां से मुझे V कैलकुलेट करने के लिए 0.25 को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। 0.25 जो है दिस इज बेसिकली 1/4, तो 4 को आपने 20 से कैंसिल आउट किया 5, इट मींस यहां पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा 5 वोल्ट्स का। ओके, एंड अगर 5 वोल्ट्स का यहां हो रहा है तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज टोटल 6 है, इट मींस 1 वोल्ट का यहां पे आ रहा होगा। बट चलो इसको कंफर्म कर लेते हैं प्रॉपर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। V इज इक्वल्स टू I इंटू R, तो V इज इक्वल्स टू करंट है 0.25 मल्टीप्लाइड बाई जो इसकी रेजिस्टेंस है जो कि है 4,
इट मीन्स 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आपके पास रिजल्ट आ रहा है V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। सो यहाँ पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसा हमने पहले ही बोला था कि जितना भी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा, दोनों का सम इसके इक्वल आने वाला है, राइट। सो ये भी ठीक है। लास्ट पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाट इज द पावर ऑफ दिस लैंप। अब पावर के लिए V इंटू आई यूज कर लेते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। सो V है उसके अक्रॉस 5 वोल्ट एंड करंट इसमें से पास कर रहा है 0.25, इसका मतलब 1/4 एम्पेयर का, ठीक है। सो 5/4 इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो 4 1 4 एंड 1 वहां पे बचने वाला है। सो 1.25 वॉट, इतना आपका आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ द लैंप, 1.25 वॉट।